हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में मैं लाइट चैप्टर की जितनी भी एनसीईआरटी की थ्योरी है वो कवर करने वाला हूँ और उसके साथ साथ जो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं वो भी बताने वाला हूँ। तो बिना किसी बकवास के सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले चैप्टर में एक क्वेश्चन पूछूं कि यहाँ पे मेरे को दो कमरे दिख रहे हैं, एक कमरा तो ये है जो पूरा की पूरा डार्क है, और ये जो एक ब्राइट कमरा है यहाँ पे मुझे सब दिख रहा है। तो यहाँ ये जो पहला केस है, इस केस में इस बंदे को कुछ भी नहीं दिख रहा, और ये जो दूसरा केस है इसमें इसको इस कमरे के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, ये बुक्स जो भी रखी हुई है, वो सब कुछ दिख रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि पहले वाले केस में से कुछ नहीं दिख पा रहा और दूसरे वाले केस में से सब दिख रहा है? तो ऐसा क्या हुआ? तो अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आंसर आ रहा होगा लाइट। तो जिस जिसके दिमाग में आंसर लाइट हुआ आया होगा वो मेरे को ज़रूर एक बारी कमेंट करके बताना कि आपका क्या आंसर है। तो इसका आंसर लाइट नहीं है। थोड़ा बहुत लाइट आंसर ठीक है पर प्रॉपर लाइट आंसर ठीक नहीं है। तो इसका रियल आंसर क्या होगा? तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, मान लो यहाँ पे कुछ एक बॉक्स रखा है, इस पे अगर कोई लाइट आई तो क्या फिर ये ऑब्जेक्ट मेरे को विजिबल होगा? नहीं। ये मेरे को ऑब्जेक्ट जब विजिबल होगा जब मैं अगर इसके सामने खड़ा हूँ और इससे जो रिफ्लेक्टेड रेज मेरे पास आ रही हैं वापस, उसी की वजह से ये ऑब्जेक्ट मेरे को विजिबल होगा। कि किसी भी चीज के विजिबल होने का रीजन क्या है? कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम दैट सब्सटेंस है, जो भी वो ऑब्जेक्ट है। जब उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्टेड रेज हमारी आईज तक आएंगी उसके बाद ही वो ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने ऊपर बताया, मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, उसके ऊपर कोई एक लाइट रे आई और वो वहां से दोबारा टकरा के बाउंस बैक कर जाए, इसी को हम बस कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद सबसे पहले ये जो लाइट है, ये लाइट है क्या? तो लाइट कुछ नहीं है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और इसके बाद लाइट के दो अलग अलग हम नेचर देखते हैं, या हायर क्लासेस में देखोगे। एक नेचर होता है लाइट का पार्टिकल, और एक नेचर होता है लाइट का वेव नेचर। अब इसके बाद में इसके बारे में आगे जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं हम। फिर उसके बाद और क्या बेसिक चीज़ है कि ये जो लाइट है वो हमेशा रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब क्या है? कि वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। इसका मतलब क्या है कि मैं कभी भी अगर लाइट को देखूं किसी ट्यूबलाइट से, या फिर जो सनलाइट आ रही है, वो कभी भी ऐसे जिगजैग फॉर्म में नहीं दिखती। या फिर देखा होगा कई एग्जाम्पल में जहाँ पे मान लो एक डेंस फॉरेस्ट है और बीच में से कहीं से कभी कभार लाइट रे आती हुई दिखती है, तो हमेशा वो स्ट्रेट रेज होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो लाइट होती है वो ट्रैवल करती है वैक्यूम के अंदर या फिर एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मतलब इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। इसका मतलब क्या है कि वो एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाएगी लाइट। फिर उसके बाद क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि रिफ्लेक्शन होता कब है। जब एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कि कोई मिरर, लाइट रे क्या करे? रिफ्लेक्ट करे। उसी के बाद हम क्या देखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में तो देख लिया, अब क्या देखना है हमें? यही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे पास दो होता है। सबसे पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे पहले मैंने राइट हैंड साइड पे एक डायग्राम बना रखा है। इसमें सबसे पहले ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये क्या है? एक मिरर। और मिरर एक साइड से क्या होता है? हाईली पॉलिश। उस हाईली पॉलिश साइड को मैंने ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है। और उसकी एक साइड क्या होती है? हमेशा जहाँ से हम अपना फेस या कुछ भी चीज़ देख रहे होते हैं वो क्या होती है? रिफ्लेक्शन वाली साइड होती है। अब मैं अगर इस मिरर के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूं, जो ये मैंने डॉटेड लाइंस दिखाई हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल ऑफ द मिरर। और यहाँ पे ये जो आई आर मैंने लिखा हुआ है, ये आई आर क्या है? इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है? जो इस मिरर पे क्या कर रही है? फॉल कर रही है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है।
अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे वो रे होती है जो इस मिरर से फॉल, इस मिरर से बाउंस बैक कर रही है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों चीज़ें समझ आ गई। फिर उसके बाद पहला लॉ क्या कहता है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। मान लो इस केस में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया 60 डिग्री, तो जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो आएगा 60 डिग्री। अगर यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता हमारा 0 डिग्री। अब इसके बाद सेकंड पॉइंट देखना है इसका, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। वो क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एंड एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो मैंने डायग्राम लगाया हुआ है इसमें देखने को मिल रहा है कि ये जो रेड लाइन से इंसिडेंट रे आ रही है और इस मिरर के परपेंडिकुलर ये जो नॉर्मल बना हुआ है, और यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आ रही है, ये तीनों की तीनों एक सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही है। तो दूसरा लॉ यही था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे ऑफ द टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसमें से, इस डायग्राम से तुम्हें पता चल रहा होगा कि एक प्लेन का मतलब क्या है। यहाँ पे ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में ये बनाया हुआ है इस ये दिख रहा होगा। फिर उसके बाद ये जो दो लॉज है, ये लॉज हर एक टाइप के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए क्या है एप्लीकेबल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो सरफेसेस होंगे जो लाइट रे को बाउंस बैक करवा दे अपने सरफेस के थ्रू। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कि अगर मैं एक स्पेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस लूँ, उसके लिए भी ये लॉज एप्लीकेबल है। अब इसके बाद क्या है, सबसे पहले हमारे जो घरों में हम यूज़ करते हैं सबसे बेसिक मिरर, वो कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या होता है, प्लेन। प्लेन का मतलब फ्लैट। अब ये जो प्लेन मिरर इमेज बना रहा है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। ये इन अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तो हमें पहले से पता ही है। जैसे कि क्या, जब हम अपना फेस मान लो किसी मिरर में देख रहे हैं, तो क्या हमारा जो एक्चुअल साइज है फेस का और जो मिरर में फेस का साइज बन रहा है, क्या वो डिफरेंट होता है, नहीं, वो हमेशा क्या होता है, इक्वल। तो इसमें याद करने जैसा तो ऐसा कुछ है ही नहीं। पहले पॉइंट में क्या है, बेसिक चीज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। अब वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जो मिरर के बिहाइंड बन रही है। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे तुम्हारा हेड अपवर्ड है तो उसकी इमेज भी अपवर्ड ही बनेगी। मान लो ये मैंने एक एरो बनाया और यहाँ पे एक मिरर होता, ये मैंने प्लेन मिरर बनाया, तो अब क्या प्लेन मिरर ऐसी इमेज बनाएगा, नहीं, ये क्या हो गई, इन्वर्टेड इमेज। और इरेक्ट इमेज हमेशा ऐसी होगी। जो एरो एरो का ये जो अपर पॉइंट है ये ऐसे ही दिख रहा होगा। दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड एज फार एज बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। सिंपल सी चीज है, तुम जितना दूर उस मिरर से खड़े हो उतनी ही दूर तुम्हारी इमेज उस मिरर से बन रही होगी। मान लो अगर ये एक मिरर मैंने बनाया और यहाँ पे तुम खड़े हो और तुम हो 5 मीटर की दूरी पे, तो जो तुम्हारी इमेज बनेगी वो भी हमेशा बनेगी 5 मीटर की दूरी पे। ये था तीसरा पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, इमेज फॉर्म्ड इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है वो लेटरल इन्वर्जन को दिखाने के लिए यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। इसमें क्या दिख रहा है, जो बंदे का राइट हैंड है वो इमेज के अंदर क्या दिख रहा है, लेफ्ट। यहाँ पे जो लड़की खड़ी है इमेज में, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जो जहाँ जिस साइड पे इसके ये हेयर्स दिख रहे हैं, ये जो इसकी जुल्फे दिख रही है, तो इसका ये क्या होगा, मान लो राइट हैंड होगा, तो यहाँ पे जो इमेज में दिख रहा होगा वो कौन सा हैंड होगा, इसका लेफ्ट हैंड होगा। यही होता है हमारा लेटरली इन्वर्टेड
इमेज। इतना समझ आ गया, ये 4 पॉइंट्स किसके बारे में थे, प्लेन मिरर के बारे में। अब हमें क्या पढ़ना है, कर्व मिरर। अब सबसे पहले कर्व मिरर का जो सबसे कॉमन टाइप होता है वो हमारा होता है स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर है क्या, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, मतलब वो एक स्फेयर का ही पार्ट हो। वो कौन से मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या था, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें प्लेन मतलब फ्लैट दिख रहा था। अब ये जो कर्व मिरर है, उसका हमने एग्जाम्पल देखना है एक स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कनकेव मिरर है क्या, कनकेव मिरर इज अ मिरर whose reflecting surface is curved inward that faces towards center of sphere। यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर एक स्फेयर बना, उस स्फेयर का ये बीच में सेंटर है। तो इस कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किस तरफ होगा, सेंटर की तरफ। क्यों, क्योंकि इसकी पॉलिश साइड ये जो दिख रही है, यहां से हम कभी भी इमेज फॉर्म नहीं करते। इमेज फॉर्म कहाँ से होगी, ये जो रिफ्लेक्टेड साइड है, और ये रिफ्लेक्टेड साइड कहाँ होगी, इसकी सेंटर की तरफ। वैसे ही उसके अपोजिट कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। यहाँ पे दिख रहा है, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो इनका है वो कहाँ की तरफ है, बाहर की तरफ। और वो कैसा है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर के अपोजिट। क्यों, क्योंकि इसका जो पॉलिश साइड है वो कहाँ की तरफ दिख रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। अब इन मिरर्स के कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले क्या है, पोल। मान लो ये मैंने एक मिरर बनाया, उस मिरर का ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट। अब इन 3 डायग्राम में से तुम खुद देख के बताओ कि पोल होगा कौन सा, ए पॉइंट वाला, बी वाला या सी वाला। तो ए क्या है, पोल कहाँ की तरफ दिख रहा है तुम्हें, बाहर की तरफ। और पोल होना कहाँ चाहिए, इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर। तो क्या ये पोल हो सकता है, नहीं, ये गलत है। बी पॉइंट में भी पोल कहाँ दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बाहर, तो बी में भी पोल सही मैंने नहीं बनाया हुआ। ये जो सी डायग्राम बना हुआ है इसके अंदर पोल कहाँ पे है, बिल्कुल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सेंटर पे, तो ये डायग्राम करेक्ट है। और पोल कहाँ पे लाई करता है, ऑलवेज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे भी जो डायग्राम में दिख रहा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसका पार्ट है, इसी स्फेयर का पार्ट है। अब एक बात बताओ, इस स्फेयर का जो सेंटर है वही एक तरीके से इसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का भी सेंटर होगा। क्यों, क्योंकि पूरा स्फेयर और ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का स्फेयर है दोनों का रेडियस सेम होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर। दिस स्फेयर हैज अ सेंटर, मतलब वो जो स्फेयर था उसका एक सेंटर होगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और यही जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए। तो स्फेयर के लिए वो सेंटर था और स्फेरिकल मिरर के लिए वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिरर का ही पार्ट है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, नो। क्यों, मिरर का पार्ट क्या देखने को मिल रहा था तुम्हें, पोल, जो कहाँ पे बनाया हुआ था मैंने, सेंटर पे। पर जो सेंटर होता है वो स्फेयर के कहाँ होता है, बीचों बीच। वैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इस स्फेरिकल मिरर से बाहर होगा कहीं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कनकेव मिरर कहाँ पे लाई कर रहा होता है, इसके फ्रंट में। फ्रंट का मतलब क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसी के सामने। और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे लाई कर रहा होता है, बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो इस तरफ है, पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ लाई कर रहा है, मिरर के बिहाइंड, मतलब पॉलिश साइड की तरफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ अ स्फेयर फॉर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स अ पार्ट। जैसे कि हमें देखने को मिल रहा था कि ये स्फेयर है, स्फेयर के सेंटर से स्फेयर की बाउंड्री तक की ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम क्या कहते हैं, रेडियस। वैसे ही यहाँ पे अगर मान लो कोई कर्व्ड मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से
उसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक की जो डिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस डायग्राम में जो मैंने पीसी लाइन दिखाई हुई है वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो सी पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक कन्वेक्स मिरर बनाया और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका पोल है, इसी से पास होने वाली लाइन क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस। Focus of mirror, specific point on the principal axis where parallel light rays converge or diverge after reflecting off the mirror surface। यहाँ पे एक पहला पे क्या दिखाया हुआ है, कनकेव मिरर। इस कनकेव मिरर पे जो भी पैरेलल रेज आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर जाए उसी पॉइंट को हम फोकस ऑफ द मिरर कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे देख रहे हैं हम कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में सबसे पहले ये क्या आ रही है, पैरेलल रेज। पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, इनको मैं पीछे क्या करूं, मीट कर दूं, तो जिस पॉइंट पे डाइवर्ज कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस ऑफ द मिरर। कन्वर्ज और डाइवर्ज का मतलब क्या है, अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज है एक पॉइंट की तरफ आ रही हो तो ये क्या है, कन्वर्जेंस। और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सारी रेज क्या हो, आपस में दूर दूर जाती दिख रही हो, ये क्या है, डाइवर्जेंस। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। अपर्चर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ फॉर स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है स्मॉल अपर्चर। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फाउंड टू इक्वल टू ट्वाइस द फोकल लेंथ। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या होगा, डबल द फोकल लेंथ। ये मैंने कनकेव मिरर बनाया, यहाँ पे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस। और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो होगा ट्वाइस दी फोकल लेंथ। मतलब यहाँ पे अगर कोई पैरेलल रेज आई, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है इस पॉइंट पे, ये क्या होगा, फोकल। तो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होगी। ये रिलेशनशिप बिटवीन होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। अब यहाँ तक हम मिरर के जितने भी बेसिक पॉइंट्स थे, जैसे कि पोल, फोकल लेंथ, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, ये सारे हमने जान लिए क्या होता है। अब इसके बाद हमें इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पढ़ना है। तो वो पढ़ने से पहले अगर हम रे डायग्राम अच्छे से कर ले तो ये जितने भी इमेज होंगे वो सारे क्या हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। तो ये जो 3-4 रे डायग्राम है इनको ध्यान से देखना। सबसे पहला रे डायग्राम क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही होगी इस मिरर पे, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे पॉइंट कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी, फोकस पे। जैसे कनकेव मिरर पे कहाँ कन्वर्ज हो रही है, इस पॉइंट पे, और इसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, फोकस। और वैसे ही कन्वेक्स मिरर में ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई और उसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गई, डाइवर्ज। और इनको मैं पीछे मीट करूं तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। ये पहला रे डायग्राम है। दूसरा रे डायग्राम क्या है, रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो दूसरा रे डायग्राम क्या है वो पहले वाले के अपोजिट। पहले वाले में क्या था, पैरेलल रेज फोकस पे आ रही थी। दूसरे वाले रे डायग्राम में क्या है, जो भी रेज फोकस से पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी मिरर से। जैसे यहाँ पे ये रे कहाँ से पास आती है, पास हो रही है फोकस से, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। वैसे यहाँ पे भी ये रे फोकस से पास हो रही है और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चलेगी। और ये किन से पैरेलल जा रही है, अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा रे डायग्राम क्या है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। अब इससे पहले मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, रीजन। तो रीजन मेरे को जरूर बताना कि तुम्हें रीजन पता था
या नहीं पता था, और मैं अगर ये बोलूं कि इसका रीजन मैं पहले ही इस वीडियो में बता चुका हूं, तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा मेरे को वो भी बताना। तो रीजन क्या है कि जब कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने मिरर बनाया, इसका नॉर्मल कैसे बनाऊंगा मैं? इसका नॉर्मल बनेगा हमेशा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के अबाउट। और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। और यहाँ पे इंसिडेंट रे भी कैसे आ रही है? इसी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 हो जाएगा। इसीलिए जो भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो रिफ्लेक्ट अलोंग सेंटर ऑफ कर्वेचर ही कर जाती है। फोर्थ रे डायग्राम क्या है? द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मान लो यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और ये जो पॉइंट है क्या होगा? इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ से क्या करेगी? रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लो बन रहा होता 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता 30 डिग्री। ये हमारा पहला पॉइंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा होगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल, ये तीनों चीजें सेम प्लेन में लाई कर रही होगी। ये दोनों डायग्राम, ये पहला वाला कनकेव मिरर के लिए, दूसरा वाला कन्वेक्स मिरर के लिए। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। अब अलग अलग पॉइंट्स पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा और उससे बनने वाली इमेज को मैं देखूंगा बाय कनकेव मिरर। तो यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले 6 केस दिए हुए हैं। अब इन 6 की 6 केस को समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए और उनको याद रखने के लिए मैं अलग अलग चीजें बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है। रियल इमेज बनती है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे, और जो वर्चुअल इमेज होती है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती। एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे रे डायग्राम दिए हुए हैं। पहला केस का जैसे देखो, यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो तुम्हें एक्चुअली मीट होती हुई दिख रही है फोकस पे। जो बी डायग्राम है उसमें भी जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक्चुअली में तुम्हें एक जगह पे कट होते हुए दिख रही है, मीट होते हुए दिख रही है। अगर मैं एफ डायग्राम देखने के लिए बोलूं तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रेज है क्या तुम्हें आपस में किसी भी पॉइंट पे एक्चुअली मीट होती हुई दिख रही है? नहीं। तो ये जो एफ डायग्राम है इसमें जो इमेज बन रही होगी वो क्या होगी? वर्चुअल। और ये जो बाकी के डायग्राम्स हैं इनमें कहीं ना कहीं जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो आपस में मीट कर रही होंगी, और जिस जगह पे वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी उसी जगह पे इमेज फॉर्मेशन होगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? ये एक मिरर है, तो मैं जैसे जैसे मिरर के क्लोज ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा वैसे ही इमेज उसकी उससे उतनी ही दूर जाती जाएगी। सबसे पहले जैसे पॉइंट है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को रखूं इन्फिनिटी पे तो उससे जो लाइट रेज आएंगी वो कैसे आएंगी? पैरेलल, जो इस डायग्राम में दिख रही है। और पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से पास होती है? फोकस पे। तो कहाँ पे वो पास कर रही है, एक दूसरे को मीट कर रही है? फोकस पे। और जिस जगह पे रिफ्लेक्टेड रेज आपस में एक दूसरे को मीट करे उसी जगह पे उसकी इमेज बनती है। तो इस केस में जहां पे ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा हुआ था उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, और उसका जो नेचर है वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि अगर ये मैंने एरो ऐसा बनाया तो इसकी इमेज ऐसी उसके अपोजिट बनेगी, और जो इमेज का साइज होगा वो हाईली डिमिनिश्ड मतलब पॉइंट साइज होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखूं जैसे बी डायग्राम में रखा हुआ है, तो इससे आने वाली जो रेज है वो कहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही है? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, यहाँ बीच में। और जिस जगह पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहीं पे उसकी इमेज बन रही है। और ये जो इमेज दिख रही है वो क्या है? ऑब्जेक्ट से छोटी है और रियल एंड इन्वर्टेड है।
अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उससे बनने वाली इमेज का साइज क्या होगा, इक्वल, और ये होगी रियल एंड इन्वर्टेड। और जहां पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, वहीं पे उसकी इमेज बन रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखूं, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो साइज होगा वो एनलार्ज्ड होगा, और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये देखो, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से फोकस की तरफ आते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो साइज ऑफ इमेज है वो भी बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद वो उसकी इमेज क्या है, मिरर से दूर जाती जा रही है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूं, तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे, जिसका साइज होगा हाईली एनलार्ज और नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन पोल एंड फोकस रखूं, तो उसकी पोजीशन होगी इमेज की बिहाइंड द मिरर, और बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज का नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, जो प्लेन मिरर के भी केस में था, और उसका साइज होगा एनलार्ज। अब ये ए बी सी डी ई एफ, ये तीनों के रे डायग्राम है। तो क्या सिर्फ ये बुक वाले रे डायग्राम कॉपी पेस्ट करके दिखा दूं तो उससे समझ आ जाएगा और याद हो जाएगा क्या? नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, इनके रफ में भी डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ताकि तुम्हें ये याद हो जाए और तुम खुद भी बनाना इन्हें सीख जाओ। पहले पॉइंट में मैंने क्या करा है, ये मिरर है, और मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है। तो इससे जो भी रेज आएंगी सबसे पहले वो कैसे आएंगी, पैरेलल, और यहाँ पे बीच में कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पैरेलल रेज हमेशा कहाँ से पास होती हुई दिखती है, फोकस से। तो पहला रे डायग्राम ऐसे बना लोगे तुम। दूसरा रे डायग्राम कैसे बनाओगे, जिसमें तुमने ऑब्जेक्ट को रखा था बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहली रे दिखाओगे पैरेलल, और पैरेलल रे होगी फोकस से पास। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ इसलिए ऐसा दिख रहा होगा। और इससे जो दूसरी रे आती दिखाओगे वो कहाँ से आ रही होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये एक दूसरे को कहाँ मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे इसकी इमेज बन रही होगी। थोड़ी बहुत लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि मैं भी पेन से बना रहा हूँ और रफ डायग्राम बना रहा हूँ जल्दी जल्दी। तीसरा रे डायग्राम क्या है, जिसमें ये रहा मिरर, और मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इससे रेज ऐसी आएंगी, और पैरेलल रेज फोकस से पास कर जाएंगी। और दूसरी रे कहाँ से पास करती दिखा दूं, फोकस से। तो जो भी रे फोकस से पास होती है वो कैसे चली जाती है, सीधी। तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ हो रहा होगा कहीं, और इनकी इमेज ऐसे बन रही होगी। रफ में बना रहा हूँ इसलिए देख लेना। मैं बस ये तरीके बता रहा हूँ कि इनके रे डायग्राम तुम कैसे याद रख सकते हो, और जब तुम्हें बनाना होगा तो कैसे बनाओगे। और उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब मैंने क्या करा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहा, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है। पहली रे मैंने पैरेलल बना दी, वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से। दूसरी रे मैं क्या कर दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे पास होती दिखा दूं। तो ये कहाँ, पीछे कहीं आपस में एक दूसरे को मीट होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका इमेज बन रही होगी बियॉन्ड सी। नेक्स्ट केस है फोकस वाला, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा कहीं, तो पहली रे ऐसे आ रही है पैरेलल, और पैरेलल रे हमेशा फोकस से ही पास कर जाती है, और दूसरी रे आ जाएंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहाँ पे ये मैंने रफ बनाया है, पर ये जो दोनों रेज होंगी वो आपस में क्या रहेंगी, पैरेलल। तो इनकी इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बन रही होगी। अब सबसे डिफरेंट लास्ट केस है, जिसमें तुम्हारा वर्चुअल इमेज बन रही थी। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या है, वो कहाँ दिख रही होंगी तुम्हें, बिहाइंड द मिरर, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस, यहाँ पे कहीं। तो अब इसमें मैं क्या करूं, सबसे पहली रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई दिखा दूं, और इसको पीछे कहीं मीट कर दूं मिरर के, और दूसरी रे मैं पोल पे इंसिडेंट कर दूं, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, और यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे कहीं मीट कर दूं, तो यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी, और यहीं पे इनकी इमेज बन रही होगी, जो कि वर्चुअल एंड
इरेक्ट होगी। इसके बाद क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। अब इसके सिर्फ दो ही केस है, पहला जिसपे मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, और दूसरा जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट को बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर रखा है। इसमें हमेशा इमेज जो बनेगी बाय कन्वेक्स मिरर उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मतलब क्या है, कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है और कभी भी एनलार्ज इमेज नहीं बनाता। वो मतलब हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटी साइज की ही इमेज बनाएगा। समझ रहे हो? पहला क्या है, जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से जो भी रेज आएंगी वो कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन। और कन्वेक्स मिरर रेज को क्या करता है, डाइवर्ज। और यहाँ पे मैंने पीछे मीट करते हुए दिखाई है, इसलिए मैंने क्या बोला था, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज नहीं हो रहा, इसलिए कौन सी नेचर होगी इनकी इमेज का, वर्चुअल। पहला रे मैं बना के दिखा देता हूँ, ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, यहाँ कहीं इन्फिनिटी से इमेज आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है सॉरी, और ये आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज कर जाएंगी। और इन्हीं रिफ्लेक्टेड रेस को अगर मैं पीछे मीट कर दूं तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा फोकस, जहाँ पे इमेज बन रही होगी, और वो इमेज होगी हाईली डिमिनिश पॉइंट साइज वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद दूसरा बिटवीन इन्फिनिटी और पोल पे मैं यहाँ रख दूं कहीं, ये रहा कन्वेक्स मिरर, ये रहा पोल, और इन्फिनिटी पोल के बीच में रख दी। सबसे पहले पैरेलल रेज आएंगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होंगी। और दूसरी रे मैं कैसे बना दूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई, ऐसे स्ट्रेट रे। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही बाउंस बैक कर जाती है। तो यहाँ पे कहीं मीट हो रही है, यहीं पे इनकी इमेज बन रही होगी, जिसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड। यूज ऑफ कनकेव मिरर कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा होता है हमें, टॉर्चेस में, सर्च लाइट में, व्हीकल्स में। क्यों? ताकि क्या हो, उनसे पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिल पाए। शेविंग मिरर्स में देखने को मिलता है, ताकि हम उससे लार्ज इमेज ऑफ फेस देख पाए। और उन्हें कौन यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करते हैं, ताकि वो लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स को देख पाए। यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर, रियर व्यू विंग्स मिरर्स इन व्हीकल्स। अब इससे क्या होता है, ये ड्राइवर को क्या करता है, लार्जर एरिया देखने में इनेबल करता है कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ तक भी हमने जो भी पॉइंट देखे, उनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है वो मैंने कहाँ पे लिख दिया, इस काम के डब्बे में। वो क्या क्या है कि कनकेव मिरर के 5 केस हैं, उन 5 के 5 केसेस में जो नेचर है वो क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। और जो लास्ट केस था उसमें इमेज का जो नेचर था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट था। फोकस के जितने पास ऑब्जेक्ट आ रहा है इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है, मैंने वहां पे भी बताया था। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। रियल इमेज में एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो तुम याद रखोगे तो तुम्हें इजीली वो जो इमेज फॉर्मेशन थी वो सारी के सारे पॉइंट्स याद रह जाएंगे। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन 5 पॉइंट्स में इजीली बताता हूँ। हमेशा हम मिरर के लेफ्ट साइड में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और क्या है, मिरर के राइट साइड जो भी डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव में होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव में होता है। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, जितने भी डिस्टेंस मेजर करेंगे हम वो हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। मतलब पोल क्या होगा, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट। ऑल डिस्टेंस राइट की तरफ जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, और लेफ्ट तरफ नेगेटिव है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट का जो भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव में होगा, डिस्टेंस मेजर्ड बिलो प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव होगा। मिरर फॉर्मूला होता है हमारा 1/f = 1/v + 1/u।
अब यहाँ पे f होता है फोकल लेंथ, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v होता है इमेज डिस्टेंस। अब जब भी हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या फिर इमेज डिस्टेंस की वैल्यू को पुट करेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो हमेशा हम साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर हमने मान लो प्लस की जगह माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस वाला लिख दिया, तो हमेशा आंसर गलत आएगा। तो जो सही साइन है हमें वही पुट करना है। अब इस फॉर्मूले से तुम्हें कोई भी दो चीज़ दे के एक चीज़ पूछ लेगा, या तो तुम्हें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, इमेज डिस्टेंस दे देगा, और मिरर का फोकल लेंथ निकालने को पूछ लेगा, या फिर मिरर का फोकल लेंथ दे देगा और तुमसे पूछ लेगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, और तुम्हें इमेज डिस्टेंस दे दिया होगा। फिर मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट पॉइंट। मैग्निफिकेशन क्या होता है? रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज मैग्निफाइड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो सभी बच्चे पढ़ लेते हैं कि m इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर माइनस वी बाई यू, ये होता है मिरर के केस में। पर मैग्निफिकेशन का रियल मीनिंग क्या है, वो कहाँ पे उसका यूज देखने को मिलता है? तो सबसे सिंपल एग्जांपल बताऊं तो बायो लैब के अंदर जब भी किसी बैक्टीरिया या फिर किसी सेल को हम एग्जामिन करने जाते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमेशा माइक्रोस्कोप। और माइक्रोस्कोप का काम ही होता है मैग्निफिकेशन। वो क्या करता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी बैक्टीरिया वगैरह है, उसकी इमेज को क्या कर देता है, मैग्नीफाइड कर देता है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला भी होता है माइनस वी बाय यू, जहाँ पे वी होगा इमेज डिस्टेंस, यू होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन है क्या, ये समझ आ गया कि ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ा, कितना रिलेटिव एक्सटेंट में उसकी इमेज बन रही है, वही होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मान लो 10x टाइम हो सकता है, 1000x टाइम हो सकता है, 10,000x टाइम हो सकता है, मतलब उतना रिलेटिव एक्सटेंट में उसकी इमेज ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी बन रही है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में लेना है, हाइट ऑफ इमेज वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव रियल इमेज के लिए नेगेटिव आएगा। काम का डब्बा क्या है? मैग्निफिकेशन का अगर साइन नेगेटिव आ रहा है सॉल्व करने के बाद, इसका मतलब इमेज रियल है। और अगर मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इमेज वर्चुअल है। ये पॉइंट याद रख लोगे तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू निकालोगे तुम उसे दोबारा वेरीफाई भी कर सकते हो। हमने मिरर फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब उसे अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 9.1 मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, अ कन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज़ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। अब सबसे पहले फिजिक्स के एग्जाम्पल को या फिर फिजिक्स के जो भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो गिवन है वो लिख दो। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, 3 मीटर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रिलेशन क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? अगर तुमने फोकल लेंथ नेगेटिव आनी चाहिए थी और पॉजिटिव में पुट कर दी, तो तुम्हारा आंसर हमेशा गलत आएगा। अब इसको याद रखने के लिए या फिर इसको ईजिली समझने के लिए क्या कर लेना, साइड में एक छोटा सा मिरर बना लिया, कन्वेक्स मिरर ऐसा दिख रहा होगा। अब एक बात बताओ, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होगा, राइट हैंड साइड। तो इसका फोकस भी कहाँ होगा, राइट हैंड साइड। तो इसके फोकस की वैल्यू क्या होनी, साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव, खुद सोच के बताओ। तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि ये किस साइड है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, पोल के राइट हैंड साइड पे। इतना हमें समझ आ गया। फिर क्या बोला आगे क्वेश्चन में, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 5 मीटर। अभी भी मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखा है, गलत, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब तुम कहाँ रखोगे, इस साइड रखोगे मिरर के, और वो कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हमेशा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस साइन में होगा, नेगेटिव। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज।
ईजी है। सबसे पहले यहाँ पे मिरर फॉर्मूला पुट कर दो, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f की वैल्यू आई तुम्हारी 1.5, 1/v निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू है 1/-5। अब मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, 1/v यहाँ रहने दूँ, 1.5 यहाँ, और -1/5 को उधर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5। इसको कैसे सॉल्व कर लूँ, ये डेसिमल ऊपर गया, ये 10 बन जाएगा, ये कट होके 2 और ये 3। अब इनका एलसीएम लूँगा, 15 आएगा, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 10, ये 3, 15 1/v, तो v 1/v आ जाएगा 13/1/15। इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 15/13, जो कि आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 1.15। अब एक बात खुद बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, तो v की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, बैक ऑफ मिरर। और बिहाइंड द मिरर बनने वाली इमेज क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे निकालूं, या तो मैं कर दूं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट शायद दिया हुआ नहीं है, हाँ नहीं दिया हुआ, तो मैं क्या लगा सकता हूँ दूसरा, -v इक्वल्स टू u, -v/u, सॉरी, -v, v की वैल्यू 1.15 और u की वैल्यू -5, ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.23, और पॉजिटिव साइन होगा इसका। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला कि इमेज वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, और ये क्या है, डिमिनिश्ड है, मतलब छोटी है, और कितने फैक्टर से छोटी है, 0.3। Refraction of light. Light traveling obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. तो refraction of light क्या है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करे तो दूसरे मीडियम के अंदर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे अगर मैंने ये बाहर मान लो, अगर एयर मीडियम है, ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड, जो सेकंड मीडियम है वो एयर से ज़्यादा डेंसर है, और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट एयर ले लिया और ये सेकंड कोई डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट ट्रैवल करेगी एयर से सेकंड मीडियम में, तो क्या वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होगी, नहीं। वो क्या करेगी, अगर मान लो मैंने यहाँ एक नॉर्मल बनाया, तो सबसे पहले जब लाइट एयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, मतलब ये एयर क्या है इसके लिए, रेयर मीडियम, और ये क्या है, डेंसर। तो जब भी लाइट रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, और जब वो डेंसर से दोबारा रेयर में जाएगी तो वो स्ट्रेट लाइन में जाने की बजाय नॉर्मल से अवे बेंड कर जाएगी। यही फिनोमिनन होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का पूरा डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ई एफ हमारी इंसिडेंट रे है और एन डैश नॉर्मल है। और फिर उसके बाद जब ये रेयर मीडियम एयर से ग्लास की तरफ लाइट रे जा रही है तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर गई, और उसके बाद जब ग्लास से एयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड कर गई। और हमने ये देखा कि ये जो डॉटेड लाइन बनी है, इस स्ट्रेट लाइन में लाइट को जाना चाहिए था, पर वो क्या कर गई, लेटरली शिफ्ट, और इसी फिनोमिना को हम लेटरल शिफ्टिंग भी बोलते हैं, लेटरल शिफ्टिंग। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेयर टू डेंसर लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेयर लाइट रे बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, रे इमर्जेस पैरेलल टू इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे आंसर देखने से पहले सोच के जरूर बताना कि
क्या रीजन होगा कि ये जो रे यहाँ पे, ये जो इमर्जेंट रे आई है, इसे हम इमर्जेंट रे कहते हैं। ये रे इंसिडेंट रे के पैरेलली दिख रही है हमें। रे emerges पैरेलल टू इंसिडेंट रे। ये दो रेज दिख रही है, ये ऐसे जाना चाहिए थी, पर ये इधर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो ये दोनों आपस में पैरेलल क्यों हैं? तो इसका रीजन क्या होगा? एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट ऑपोजिट पैरेलल फेसेस ए बी एंड सी डी इज इक्वल एंड अपोजिट। अब ये लाइन पढ़ के तो सीधा समझ नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ये क्या है। जितना लाइट यहाँ पे एयर से ग्लास में जाते टाइम, एयर से ग्लास में जाते टाइम टूवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुई है, जितनी लाइट एयर टू ग्लास में जाते टाइम टूवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुई है, उतनी ही एक्सटेंट से लाइट जब ग्लास से एयर में गई है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंट हुई है। इसलिए ये क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है। फिर उसके बाद ये भी लिखा हुआ है मैंने, लाइट रे इज शिफ्टेड साइडवर्ड। और रीजन फॉर रिफ्रैक्शन क्या होता है कि ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते टाइम लाइट की डायरेक्शन चेंज क्यों हो रही है? क्योंकि इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, जब मीडियम वन से लाइट रे मीडियम टू में जाएगी, मीडियम वन से लाइट रे मीडियम टू में जाएगी, तो उस टाइम पे लाइट की स्पीड में चेंज आएगा। किस किस चीजों में चेंज आएगा? जब भी लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, स्पीड में चेंज आता है, वेवलेंथ में चेंज आता है, इन दोनों चीजों में चेंज आता है। और मैं बोलूं फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। फिर उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहला लॉ, the incident ray, the refracted ray and the normal to the interference of two transparent medium at the point of incidence all lie in same plane। ये सेम फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तरह है। दूसरा लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, साइन आई बाय साइन आर। साइन आई है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू होती है फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। इसी लॉ को हम क्या कह देते हैं? स्नेल्स लॉ भी। कौन सा? साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है। और ये जो लॉ है वो ट्रू कब होता है? जब हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू लाई कर रही होती है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तभी ये लॉ हमारा वैलिड रहता है। और यही जो कांस्टेंट निकल के आ रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ? n2/n1। इसी का मतलब होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अगर मैं बोल रहा होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको मैं क्या लिखता? n1/n2। और ये n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, और n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है? एक्सटेंट ऑफ चेंज इन डायरेक्शन that occur in a given pair of media may be expressed in term of refractive index। जो एक्सटेंट इन चेंज ऑफ डायरेक्शन आ रहा था लाइट का किसी भी गिवन पेयर ऑफ मीडियम में, उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अब इसको निकालने का एक तरीका क्या होता है? अगर मैं क्या कर दूं, जब मैं लिख रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो n2 ऊपर आएगा और जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं वो नीचे आएगा, तो n2/l1। ये क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडिया अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडिया। इसको याद कैसे रखोगे? यहाँ पे n2 ऊपर लिखा हुआ है, तो जो सेकंड मीडियम में स्पीड है वो नीचे आएगी, और जब मैंने n1 यहाँ नीचे लिखा हुआ है तो इसकी स्पीड ऊपर आएगी। और अगर मैं बोल रहा होता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड, तो इसको कैसे लिखता मैं?
n1 बाय n2। अब मैंने n1 ऊपर लिखा हुआ है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 नीचे आ जाएगी, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आ जाएगी। इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, v2 बाय v1। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इफ मीडियम इज वैक्यूम, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, अगर हमारा मीडियम 1 वैक्यूम हो जाए या फिर एयर हो जाए, तो देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इज कंसिडर्ड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, एंड कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया। कुछ नहीं है, n2 बाय n1 हमने लिखा था। अब इसी के अंदर अगर हमारा n1 एयर हो जाए या फिर वैक्यूम, तो अब ये जो हम n2 देख रहे हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, एयर या फिर वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, और इसी को हम नाम दे देते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम? सेकंड मीडियम। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है हमारा 1, और यहाँ ऊपर आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, c बाय v। अब एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल दी हुई है जिसमें अलग अलग मीडियम दिए हुए हैं और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हुए हैं। जैसे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.0003, इसको हम 1 मानते हैं। आइस का होता है 1.31। अब इसमें याद क्या रखना है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाईएस्ट होता है और उसकी वैल्यू होती है 2.42। ये याद रख लो। अल्कोहल का देख लो कि अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.36। अब इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, यहाँ पे ये जो डेंसिटी दी हुई थी वो किसके रिस्पेक्ट में थी, ऑप्टिकल डेंसिटी दी हुई थी। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोसेस ग्रेटर मास डेंसिटी, और इसके लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें बोला क्या है कि ऑप्टिकल डेंसिटी का ये मतलब नहीं है कि उसकी मास डेंसिटी भी ज़्यादा ही हो। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जो कैरोसिन होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर से भी ज़्यादा होती है, पर उसकी मास डेंसिटी वाटर से कम है। तो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि अगर कैरोसिन वाटर से ज़्यादा ऑप्टिकल डेंसर है तो उसकी मास डेंसिटी भी वाटर से ज़्यादा होगी, ये नहीं है ज़रूरी। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि ऑप्टिकल डेंसिटी तो वाटर से ज़्यादा है पर मास डेंसिटी वाटर से कम है। ये एक पॉइंट है जो काफ़ी बच्चे स्किप कर देते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंस। अभी हमने क्या देखा था, स्फेरिकल मिरर। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, स्फेरिकल लेंस। सबसे पहला लेंस है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। अब जो हम कॉन्वेक्स लेंस के अंदर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे वो सेम होगी कॉनकेव मिरर की तरह, कहीं ना कहीं, मतलब उसकी जो जहां जहां पे हमने ऑब्जेक्ट्स को रखा था, कहाँ पे इमेज बन रही थी, उसको याद करने के एक तरीके के बेसिस पे। और कॉनकेव लेंस के किससे तुम इक्वेट कर सकते हो, कन्वेक्स मिरर से। अब जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड बर्ज्ड होता है, और जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होता है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, इसका मतलब वो क्या करेगा, पैरेलल लाइट रेज को अपनी कन्वर्ज करेगा एक पॉइंट पे, और जो कनकेव लेंस होता है वो डाइवर्जिंग होता है। फिर यहाँ पे काम का डब्बा क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस को तुम कॉनकेव मिरर की तरह इक्वेट कर लो और कनकेव लेंस को कन्वेक्स मिरर की तरह। फिर रे डायग्राम्स दिए हुए हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी पैरेलल रे आएगी तो वो कहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से वो लेंस के थ्रू पास करते हुए f2 पे आ जाएगी। और वैसे ये अगर ये क्या दिया हुआ है हमारा कनकेव लेंस, इसमें क्या कर जाएगी, ये f1 के थ्रू डाइवर्ज कर जाएगी। इसको मैं पीछे पास कराते जाऊं तो फिर क्या दिया हुआ है कि अगर कोई भी लाइट रे f1 से पास करेगी तो फिर वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल चली जाएगी। वैसे ही कोई लाइट रे अगर f2 से पास कर रही होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल चली जाएगी। अब ये देखो इसके अंदर ये कन्वर्ज और डाइवर्ज कैसे कर रहे हैं। इस लाइट रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये क्या कर रही है,
प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज। और इस लाइट रे को भी क्या ऐसे सीधा जाना चाहिए था, पर ये अवे फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज। फिर कोई भी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो स्ट्रेटली पास कर जाएगी, दोनों डायग्राम्स में ऐसा दिया हुआ है सेम। इसके बाद हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूं तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज बनेगी हमारी F2 पे, जो कि क्या होगी, हाईली डिमिनिश, और इनका नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड हर केस में होगा, बस जो लास्ट केस होगा उसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, सेम एज कनकेव मिरर। फिर उसके बाद अगर मैं बियॉन्ड 2F1 रखूं ऑब्जेक्ट को तो पोजीशन ऑफ इमेज होगा बिटवीन F2 एंड 2F2, और साइज होगा डिमिनिश, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर मैं ऑब्जेक्ट को रख दूं 2F2, जैसे हमने वहां सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था 2F1 पे, तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी 2F2 और साइज होगा सेम, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर बिटवीन F1 एंड 2F1 रखूं तो इमेज बनेगी 2F2 पे और बियॉन्ड 2F2, और उसका साइज होगा एनलार्ज्ड। अगर मैं फोकस 1 पे ऑब्जेक्ट को रख दूं तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मतलब पोजीशन ऑफ इमेज इन्फिनिटी पे होगी पर इमेज नहीं बनेगी। और अगर मैं बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो क्या होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस ऑब्जेक्ट, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड पे उसकी इमेज भी बनेगी, जो कि काफी एनलार्ज होगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। यहाँ पे रे डायग्राम दिया हुआ है। पहले वाले में क्या है, जहां पे मैंने इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा था तो उसकी इमेज 2F2 पे बन रही है। अब यहाँ पे क्या है, मैंने बियॉन्ड 2F1 ऑब्जेक्ट को रखा है तो उसकी इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2 बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट को मैंने 2F1 पे रखा है तो उसकी इमेज 2F2 पे बन रही है। अब यहाँ पे देखो रियल इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट हो रहा है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट हो रहा है। और लास्ट वाले केस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पे हमने पीछे की तरफ इनको मीट करवाया, तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही है। फिर हमें देखना है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखूं, इन्फिनिटी, तो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट F1, जो कि क्या होगा, हाईली डिमिनिश और वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑब्जेक्ट को रख दूं, जैसे यहाँ रखा हुआ है, तो उसकी पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिटवीन फोकस 1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे ये जो इमेज बन रही है, और वो भी क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। फिर उसके बाद हमने जैसे वहां पे मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला क्या था, मिरर फॉर्मूला वो था हमारा 1/F1 इक्वल्स टू 1/V प्लस 1/Q। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/F1 इक्वल्स टू 1/V माइनस 1/U। यहाँ पे मैग्निफिकेशन सेम होता है। एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके इक्वल्स टू है, V/U। अब यहाँ पे याद क्या रखना है कि मिरर में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में -V/U आ रहा था, और यहाँ पे लेंस में क्या आएगा, सिर्फ V/U। फिर उसके बाद हमें लास्ट में क्या देखना है, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज अचीव्ड बाय लेंस इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर। इसका मतलब क्या है, मान लो ये कोई लाइट रे इस कॉन्वेक्स लेंस पे फॉल कर रही है, तो ये कितनी डिग्री से ये लेंस इस लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा, या फिर यहाँ कनकेव लेता तो ये उसको डाइवर्ज कर देगा। उसको हम किसके टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर ऑफ लेंस के टर्म्स में। और पावर ऑफ लेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। मतलब पावर होता है हमारा 1/फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ऐसा यूनिट ऑफ पावर होती है डायोप्टर। और 1 डायोप्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। मान लो ये एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, जिसकी फोकल लेंथ तुम्हें दी होती 1 मीटर, तो इसकी पावर निकल के आ जाती 1 डायोप्टर। अब अगर पावर तुम देखो कन्वेक्स लेंस की तो वो पॉजिटिव आएगी, और कनकेव लेंस की देखो तो वो नेगेटिव आएगी।